मेरे अजीज साथियों, आज जो घटना आपके समक्ष ला रहे हैं, वह केवल किसी एक लड़की की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जो समाज के पीछे छिपी गलियों में पलती रहती है। बात है एक पिता की, जो अपनी बेटी की मासूमियत को अपनी मुरादों की बलि चढ़ा बैठा। उसने बेटी को रूपवती बनाने की चाह में वो रास्ता चुना, जो किसी भी इंसान को भीतर से कलुषित कर देता है। उम्र जब उस लड़की की 20 वर्ष की हुई, तो उसके हाव भाव और शरीर में ऐसा बदलाव आया कि लोग दंग रह गए। उसकी बनावट पहले ही आकर्षक थी, लेकिन जो कुछ अब दिख रहा था, वह किसी औसत युवती से कहीं ज्यादा था। मोहल्ले भर में चर्चा थी कि यह लड़की किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती। पर इस खूबसूरती का राज कुछ और था, एक ऐसा राज जिसे जानकर रूह तक कांप उठे। उस गांव में रहने वाला शख्स रघुवीर एक समय में ईमानदार मजदूर था, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद उसका मन और जीवन दोनों उजड़ गए। उसकी 6 वर्ष की बेटी, जिसे बाद में सब कविता के नाम से जानते थे, को उसने अपनी बाहों में लिया तो जरूर, लेकिन दिल में उसे हमेशा एक बोझ की तरह ही समझा। वो बहन के पास गया, बोला, बहन, मेरी बच्ची तेरे हवाले कर रहा हूं, इसकी परवरिश तू संभाल। लेकिन बहन ने साफ इनकार कर दिया, मुझे डर है, ये बड़ी होकर कौन सी मुसीबत बन जाएगी। इस इनकार ने रघुवीर को अंदर से तोड़ दिया। वह कविता को लेकर फिर अकेले रह गया। बाद में लड़की उसकी मां के पास रहने लगी और रघुवीर ने नशे की लत पकड़ ली। उसकी जिंदगी अब दिन भर आवारगी और रात भर शराब में बीतने लगी। वक्त गुजरता गया। कविता जब 17 वर्ष की हुई, तो उसकी नानी का भी देहांत हो गया। अब वह दोबारा अपने पिता के पास लौट आई, एक ऐसे घर में जहां दीवारें तो थीं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट नहीं थी। रघुवीर अब भी वही पुराना नशे में धुत कामचोर व्यक्ति था, जो बेटी से आंख तक नहीं मिलाता था। कविता उसे सुबह उठाने की कोशिश करती, खाना बनाती, दवा पूछती, लेकिन जवाब में या तो खामोशी मिलती या उलाहना। वह कहता, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तेरे बगैर तो मैं दूसरा ब्याह कर लेता। एक रोज कविता की तबीयत बिगड़ गई। चेहरा लाल, आंखें बोझिल, शरीर थका हुआ। उसने पिता से कहा, बाबा, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत सही नहीं है। रघुवीर ने जैसे ही उसकी ओर नजर उठाई, उसकी नजर वहीं टिक गई। अब वह बेटी नहीं, कोई और थी उसकी नजर में। एक खामोश गुनाह उसकी आंखों में झलक उठा। वह बोला, मैं दवा लेकर आता हूं, और सीधा उसी अस्पताल की ओर गया जहां कभी वह झाड़ू पोंछा करता था। वहां से लाकर एक अजीब सा इंजेक्शन उसने कविता को लगाया। सुई चुभते ही कविता बेहोश सी हो गई। शरीर में झंझनाहट सी भर गई। और रघुवीर, जो कभी एक हारा हुआ बाप था, अब एक विकृत आत्मा में तब्दील हो चुका था। वह कमरे में बैठकर उस दवा की शीशी को ऐसे देख रहा था, जैसे कोई कीमती खजाना हाथ लगा हो। अगले दिन कविता ठीक थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सा घटा था। उसे समझ नहीं आया कि हर बार बुखार चढ़ता क्यों है, और हर बार वही इंजेक्शन लगने के बाद शरीर में ऐसा बदलाव क्यों आता है। यह सिलसिला जारी रहा। रघुवीर जानबूझकर उसके खाने में कुछ मिलाता, जिससे उसका शरीर फिर से बुखार की चपेट में आ जाए। फिर दवा के नाम पर वही इंजेक्शन देता और हर बार एक ही बात कहता, घबराओ मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद अब कविता की मासूमियत के दिन गिने चुने रह गए थे। बिल्कुल यह रहा, उसी स्टाइल में बिल्कुल नया और लंबा किया गया आगे का हिस्सा, जिसमें कोई भी कॉमा या डॉट नहीं है। सभी शब्द नए हैं, लेकिन पूरी भावना और घटनाएं मूल जैसी ही बनी रखी गई हैं। स्क्रिप्ट को इस ढंग से बढ़ाया गया है कि आप इसके बाद अगला भाग भी सहज रूप से जोड़ सकेंगी। काजल ने जैसे ही शक्कर का डिब्बा खोला, उसकी आंखें एक पल के लिए थमी सी रह गईं, क्योंकि पड़ोसन की नजरें उसी के चेहरे पर टिक चुकी थीं। वो नजरें कुछ पूछ रही थीं, कुछ परख रही थीं, और कुछ कह भी रही थीं। काजल बेटी, तू दिन पर दिन न जाने क्या खा रही है, जो इतनी चमक रही है तुम्हारी, तो रंगत ही बदलती जा रही है। तेरी चाल, तेरी मुस्कान, तेरी आंखें, सब कुछ अलग लगता है। तू तो पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब तो तुझमें कोई जादू सा उतर आया है। मेरी बेटी भी तो तेरी उम्र की है, लेकिन उसके सामने तू जैसे कोई रानी लगती है। ये कैसे हो गया काजल? तू बताती क्यों नहीं कुछ?
काजल ने बात को टालते हुए धीरे से शक्कर की कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, चाची, आप ले लीजिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, अभी फिर बैठते हैं और बतियाते हैं। लेकिन पड़ोसन मानो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने और भी बातों का ढेर लगा दिया। तेरे बाबा को देखूं तो कुछ समझ नहीं आता, काम धाम कुछ करते नहीं, और तू दिन पर दिन फूलती जाती है, जैसे कोई दवा, कोई तेल या कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रही हो। पर यहां तो खाने तक की तंगी है, फिर भी तू रोज ताजगी से भरपूर दिखाई देती है। क्या बात है बेटी, सच बता। काजल बस चुप रही। वो कुछ कहना भी चाहती थी और नहीं भी चाहती थी, क्योंकि खुद उसे भी अब समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में इतने तेज बदलाव कैसे आ रहे हैं। कभी उसका रंग कुछ ज्यादा ही साफ लगने लगता, कभी बालों की चमक ऐसी होती जैसे कोई हर्बल तेल लगाया गया हो, और कभी तो ऐसा लगता मानो चेहरा कांच जैसा चमक रहा हो। और अब उसकी चाल भी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी अंगुलियां कभी कभी खुद ब खुद थरथरा जाती थीं। पड़ोसन ने शक्कर ली और चली गई, लेकिन जाते जाते एक लंबी निगाह और छोड़ गई, जो काजल को भीतर तक हिला गई थी। काजल ने धीरे से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक वो अपनी हथेलियों को देखती रही, फिर शीशे के पास जाकर खुद को निहारने लगी और सोचने लगी, क्या सच में मैं बदल रही हूं? क्या यह सब मेरी मर्जी से हो रहा है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूं? रात को रमेश देर से घर आया। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। हाथ में एक थैली थी, जिसमें वही पुराना इंजेक्शन रखा था, जिसे अब वो रोज का खेल बना चुका था। उसने आते ही कहा, बेटी, तू जाग रही है ना? आज तुझे फिर से वही दवा लगानी है, जिससे तेरा बुखार ठीक हो जाएगा और तू फिर से चंगी हो जाएगी। काजल ने कुछ देर तक उसकी आंखों में झांका, लेकिन बोली, कुछ नहीं, और सिर झुकाकर हां कह दी, जैसे उसने मान लिया हो कि अब यही उसकी जिंदगी है। रमेश ने इंजेक्शन निकाला और कपड़े को बाजू से ऊपर किया और उस नाजुक त्वचा में सुई को फिर से उतार दिया। काजल का शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वो चुपचाप लेट गई और रमेश ने फिर वही पुरानी घातक मुस्कान दी, जो उसके अंदर की सड़न को पूरी तरह जाहिर कर रही थी। रात के कुछ पल बीते ही थे कि काजल की आंखें बोझिल होने लगीं और उसका शरीर फिर से भारी पड़ गया। वो बिस्तर पर सीधी लेटी रही और रमेश दरवाजे की चौखट पर बैठा रहा। उसकी नजरें अब भी काजल के चेहरे पर जमी थीं और उसके हाथ में अब भी वही थैली थी, जिसमें उस जहरीली नीयत के सारे हथियार रखे थे। काजल अब हर दिन खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी, लेकिन जब भी बाहर जाती तो लोग उसे देखकर कहते, वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। लेकिन वह तारीफ उसके कानों में अब चुभने लगी थी। अब उसकी हर सुबह एक सवाल से शुरू होती थी, मैं कौन हूं और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। पड़ोस की औरत उस दिन कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रही थी। उसकी नजरें बार बार काजल के चेहरे से नीचे तक सरक रही थीं। फिर उसने बोलना शुरू किया, अरे काजल बेटी, तू तो अब एकदम बदल गई है। तेरा रूप रंग ऐसा चमक रहा है जैसे तू किसी बड़े शहर की रहने वाली हो गई हो। तेरे जैसा नूर तो हमारी पूरी गली में किसी और लड़की में नहीं है। मेरी बेटी भी तो तेरे जितनी ही उम्र की है, लेकिन तू उसके आगे जैसे कोई परी लगती है। ये कैसे हुआ बेटी? तेरे घर में तो बाबा कोई काम भी नहीं करता, ना अच्छे से खाना बनता है, ना दूध, फल सब्जी कुछ आता है। फिर भी तू रोज पहले से ज्यादा सुंदर कैसे दिखती है? काजल को पहले तो अटपटा लगा, फिर धीरे से बोली, चाची, आप यूं ही बोल रही हो। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं। लेकिन पड़ोसन मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रही है। पहले तो तेरा रंग ऐसा ना था, बाल ऐसे नहीं थे, चलने का तरीका भी अब बदल गया है। कुछ तो जरूर है। ये क्या कोई दवाई ले रही है या कोई जड़ी बूटी खा रही है? काजल को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसे खुद भी अब अंदर से डर लगने लगा था कि उसके शरीर में जो रोज कुछ नया महसूस होता है, वो सब क्या किसी आम बीमारी का असर है, या उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे पता ही नहीं। काजल ने बात बदलते हुए चुपचाप शक्कर की डिब्बी पकड़ा दी और बोली, चाची, आप ये ले जाइए, कल शाम तक वापस कर देना। पड़ोसन थोड़ी देर तक और बातें करती रही, फिर चली गई, और जाते जाते फिर एक नजर भरकर काजल को देखा,
जो काजल को भीतर तक चुभ गई। दरवाजा बंद करने के बाद काजल कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, सोचती रही और धीरे धीरे अंदर आई। रमेश अब तक बेफिक्र सो रहा था। खर्राटों की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। काजल ने घर के कोने कोने को देखा। रसोई में कुछ नहीं था। दाल, चावल, आटा सब खत्म हो चुका था और घर में 1 रुपया भी नहीं बचा था। अब उसे बाबा को उठाना ही था। काजल धीरे धीरे रमेश के पास गई, उसके कंधे को हिलाया। रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठा और झुंझलाकर बोला, क्या है? सुबह सुबह क्यों जगा रही है? तुझे कितनी बार कहा है? जब मैं नींद में होता हूं तो मुझे मत छेड़ा कर, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तू भी अपनी माँ जैसी है, हमेशा यही चाहती थी कि मैं दिन भर काम करता रहूं। काजल ने कहा, बाबा घर में कुछ भी नहीं बचा है, खाना तक नहीं बना सकते। आप पिछले 1 महीने से किसी काम पर भी नहीं गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों भूखों मर जाएंगे। रमेश गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, अब मुझसे काम वाम नहीं होता। मैं मेहनत करके 500 रुपये लाऊं और उससे क्या हो जाएगा? फिर शाम तक थक भी जाता हूं। काजल चुप हो गई और रमेश उठकर बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर कुछ सोचने जैसा भाव था, लेकिन आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही थी। रमेश का इरादा था नत्थूलाल के पास जाने का, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और हर लड़की को पैसों से खरीद लेने का शौक रखता था। उसकी हवेली में हर शाम शराब और रंगीनियों की महफिलें सजती थीं। रमेश जब हवेली में पहुंचा तो देखा नत्थूलाल अपने आदमियों के साथ बैठा हंस रहा था और गिलासों की खनक हर ओर फैल रही थी। रमेश को देखते ही नट्ठू ने आवाज लगाई, आओ रमेश, आओ, कैसी तबीयत है? आजकल दिखते नहीं हो। रमेश धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्या बताऊं जमींदार साहब, हालत बहुत खराब है। घर में अनाज तक नहीं है। कुछ मदद चाहिए। आपसे थोड़े पैसे चाहिए। नत्थूलाल ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर बोला, रमेश, तेरी तो उधारी लाख रुपये से ऊपर हो गई है। अब मैं तुझे और कैसे दूं? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, जानता हूं, लेकिन हालात बहुत बिगड़ गए हैं। घर में बेटी अकेली है, भूखी है। मैं बस आज के लिए कुछ मदद चाहता हूं। नत्थूलाल ने गिलास टेबल पर रख दिया और आंखें छोटी कर दी। वो अब गंभीर हो गया। फिर बोला, देख रमेश, तेरी बेटी अब जवान हो चुकी है। मैं जानता हूं तेरी हालत। तू चाहो तो एक रास्ता है जिससे तेरी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। रमेश समझ चुका था कि नत्थू क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, कैसा रास्ता? नत्थूलाल ने कहा, तू जानता है मेरी आदतें। मैं सीधा आदमी नहीं हूं, लेकिन तेरी बेटी जैसी हुस्न वाली अगर मेरे पास 2 दिन रह जाए तो मैं तेरी पूरी रकम माफ कर दूंगा और ऊपर से अनाज और पैसे भी दूंगा। रमेश ने जैसे यह सुनने के लिए ही खुद को तैयार किया हो। वह आंखें नीची करके बोला, मैं मजबूर हूं मालिक, लेकिन बेटी को कैसे समझाऊं? नट्ठू ने ठहाका लगाकर कहा, बस तू मना मत कर, बाकी मैं देख लूंगा। और याद रख, तेरे जैसे बाप हर रोज नहीं मिलते। अब रमेश एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसका जमीर दम तोड़ने को था और उसके मन में चल रहा था, क्या सच में यही आखिरी रास्ता है? काजल की आंखों में डर की एक नई परत उतर आई थी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि उस हवेली के पास न कोई गली थी, न कोई रास्ता। आसपास घना जंगल फैला था और हवेली किसी वीराने की तरह खड़ी थी। रमेश बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे भीतर की ओर खींचने लगा। काजल बोली, बाबा ये कहां ले आए? आप यहां कोई और तो नहीं रहता? रमेश ने उसकी ओर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। हवेली के भीतर अंधेरा था। सीलन की गंध और लकड़ी की पुरानी दरारें जैसे चीख रही हों। वहां की हर दीवार कोई अनकही साजिश बयां कर रही थी। तभी सामने से वो शख्स आता दिखा, जिसे काजल पहचान गई। उसके बदन पर रेशमी कुर्ता था, हाथ में अंगूठियों की चमक थी और आंखों में वही पुरानी हवस। वो था थाबू रमेश का, वो पुराना दोस्त। काजल को अब समझ आ गया कि यह सब एक जाल था। बाबा ने मुझे नट्ठू से तो बस एक पड़ाव की तरह छुड़ाया था। असली मंजिल तो यही थी जहां अब वह मुझे लाए हैं। काजल ने थरथराते हुए रमेश से कहा, बाबा, वापस चलिए, यहां मत छोड़िए मुझे। लेकिन रमेश ने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया, उसकी मुस्कान में अब ममता नहीं, लालच था। उसने थाबू से कहा, देख ले भाई, ये वही है जिस पर मैंने बरसों से मेहनत की है। अब ये तेरे हवाले।
थाबू ने काजल की ओर देखा, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार को देखता है। उसकी चाल में ठहराव था, लेकिन निगाहों में बेकाबू ललक। उसने कहा, रमेश, तू तो बड़ा ही होशियार निकला। इतना कीमती तोहफा लाया है मेरे लिए। तूने तो मेरी हवेली की रौनक बढ़ा दी। रमेश ने जेब से चेक निकाला और बोला, अब मेरी बारी है। अब दे मुझे मेरा हिस्सा। थाबू ने रमेश के हाथ में पैसों की गड्डी रखी और कहा, तू सच्चा दोस्त है, जो तूने किया वो कोई नहीं कर सकता। रमेश ने पैसे गिने, जेब में रखे और पीछे मुड़कर एक बार भी बेटी की ओर नहीं देखा। काजल वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके शरीर से जैसे जान निकल रही थी। वो अपने बाप को जाते देख रही थी और सोच रही थी, क्या खून का रिश्ता इतना सस्ता हो सकता है? क्या एक बेटी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती? क्या कोई पिता इतना नीचे गिर सकता है? तभी हवेली के दूसरे कमरे से कुछ और आवाजें आने लगीं और कुछ और चेहरे दिखे, जो शायद वहां पहले से मौजूद थे। उन सब के चेहरों पर हवेली के कानून लिखे थे। यहां सवाल करने की इजाजत नहीं थी। यहां सिर्फ आज्ञा का पालन होता था। और अब काजल को भी उसी नियम में ढाला जाना था। थाबू ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, इसको ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, नहला धुला दो। फिर आज रात इसकी पहली महफिल सजाई जाएगी। आज हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और वो इसे ही देखने वाले हैं। काजल कांपती रही और आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे, लेकिन वहां किसी को परवाह नहीं थी। हवेली की दीवारें अब उसके दर्द की गवाही बनने जा रही थीं। काजल की आंखों में डर जैसे समंदर बन चुका था। उसने कांपते हुए रमेश से कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? यहां मत छोड़ो, मुझे वापस चलो बाबा। मैं डर रही हूं। मगर रमेश अब वो नहीं था जो एक पिता होता है। वो अब बस एक सौदागर बन चुका था। उसने अपनी आंखों में कोई शर्म नहीं रखी थी। सीधा उसकी बांह पकड़कर कहा, अब और कुछ नहीं। अब जो मैंने बोया है, उसका फल काटने का समय आ गया है। अब तू चल मेरे साथ। और उसने खींचकर उसे उस हवेली में घसीट लिया, जहां हवस और दरिंदगी की दीवारें पहले से खून से सनी थीं। काजल के सामने थाबू बैठा था, वो आदमी जो पहले से उस पर नजरें गड़ाए बैठा था, जैसे किसी शिकार को पकड़े बैठा हो। रमेश ने उसे सीधा उसके सामने खड़ा कर दिया। थाबू मुस्कुराया और कहने लगा, वाह रमेश, तू तो कमाल कर गया यार। तूने सच में हीरा ढूंढा है। रमेश भी मुस्कुराकर बोला, मेहनत की है भाई। बरसों से इस पर मेहनत कर रहा था। आखिर में अब जाकर कमाई हाथ लगी है। थाबू ने काजल के चेहरे को अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश की तो काजल कांप गई। उसने खुद को पीछे खींचा, लेकिन वहां कोई माई बाप नहीं था। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो ये तेरी हवेली की शोभा बनेगी। बस अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो। थाबू ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और रमेश की हथेली पर रख दी। रमेश उन्हें ऐसे गिन रहा था जैसे कोई किसान फसल के दाने गिनता है। काजल ने रोते हुए रमेश से कहा, बाबा प्लीज मत करो। मुझे यहां से ले चलो। मैं वादा करती हूं कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं कभी कोई जिद नहीं करूंगी। बस मुझे यहां मत छोड़ो। मगर रमेश ने उसकी आंखों में झांका तक नहीं, बस सर झटक दिया और बिना कुछ बोले पैसे जेब में डालकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। काजल उसे आवाज देती रही, लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी पीठ पर धूल और पसीने का मेल था और दिल पर पत्थर जैसे ठंडा सन्नाटा। लेकिन शायद ऊपर वाला हर गुनाह का हिसाब रखता है। रमेश जैसे ही हवेली से बाहर निकला और सड़क पार कर रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मारी और वो कुछ ही सेकंड में धूल में गिर पड़ा। कोई पास नहीं आया, ना उसे उठाने वाला था और ना पछतावा करने वाला। हवेली के अंदर काजल को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। तभी एक अधेड़ औरत कमरे में आई और बिना किसी सहानुभूति के बोली, सुन लड़की, बाबूजी को खुश करना होगा, वरना यहां बहुत मार पड़ती है। हंटर की आवाज दूर तक जाती है, समझ गई ना? अब तू जैसी दिखती है ना, वैसी लड़कियां यहां ज्यादा दिन नहीं रहती, क्योंकि सबकी नजर बस तुझ पर ही है। शाम होने लगी और कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी दाखिल हुआ। उम्र करीब 30 से 35 साल का, नाम था जावेद। जो इस हवेली में फूल सजाने का काम करता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत बाकी थी। उसने काजल को कोने में सिसकते देखा तो पूछा, अरे तू क्यों रो रही है?
तेरी मर्जी से आई है क्या, या तुझे कोई जबरदस्ती लाया है? काजल कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखों से तेज आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मैं एक शरीफ लड़की हूं, मुझे मेरे बाप ने यहां बेचा है, और अब वो मुझे यहां छोड़कर चला गया है। मैं बहुत डरी हुई हूं, प्लीज मेरी मदद करो। जावेद की आंखें लाल हो गईं। उसका दिल धड़क उठा। उसने कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। और उसने फौरन प्लान बनाया। उसने खिड़की के बाहर देखा। वो कमरा बहुत ऊंचा था, लेकिन उसने अपनी फूलों की रस्सियां और बेड की चादर को जोड़कर एक लंबी रस्सी बना दी। फिर बोला, सुनो, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। जितनी जल्दी हो सके इस रस्सी से नीचे उतर जाओ। नीचे, मैं इंतजार कर रहा हूं, और उसके बाद जहां कहोगी वहां ले जाऊंगा। अब जो होगा वही होगा, पर तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। काजल ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर नहीं था, वहां भरोसा था। वहां कोई लालच नहीं था। वहां एक इंसान खड़ा था जो उसे हवेली की नरक से आजादी दिलाने को तैयार था। अब देखना यह था कि क्या वाकई वो रात काजल की आखिरी रात थी, या उसकी नई जिंदगी का पहला कदम। आपकी दी हुई स्क्रिप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया है, और अब मैं उसी भावनात्मक शैली में, बिना किसी विराम चिह्न के, कोमा या फुल स्टॉप के बिना, और नए शब्दों में आपकी स्क्रिप्ट को नीचे दोबारा प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि उसका आशय पूरी तरह वैसा ही रहे, पर भाषा बिल्कुल ताजा लगे। यह स्क्रिप्ट आपको किसी भी वीडियो या वॉइस ओवर के लिए पूरी तरह उपयुक्त होगी। थाबू की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर जावेद ने हार नहीं मानी। उसने पूरे कमरे को जल्दी से अच्छे से सजा दिया, और फिर बाहर आकर पीछे की ओर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में, जब रात कुछ गहराई, तो काजल ने दरवाजे को भीतर से बंद किया, और उस खिड़की से जो कमरे के पिछवाड़े खुलती थी, रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। जावेद उसका इंतजार कर रहा था। उसने चुपचाप उसका हाथ थामा, और दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही जावेद काजल को लेकर सीधे एक बड़े पुलिस अफसर के पास पहुंचा, जहां काजल ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और थाबू की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। सभी नौकरों को अलग किया गया और थाबू को पकड़कर हथकड़ी लगा दी गई। जावेद का अपना कोई नहीं था, न मां न बाप न कोई रिश्तेदार। एकदम अकेला था इस दुनिया में। जब पुलिस स्टेशन से निकलने लगे, तो जावेद ने काजल से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। तो काजल ने जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। जावेद ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अब मेरे साथ हो, और वैसे भी मेरा भी कोई नहीं है, बस एक दूसरे को समझना ही काफी है। फिर वो दोनों जावेद के उस छोटे से किराए वाले घर में आ गए, जहां वह अकेले रहता था। वहां रहते रहते दोनों की जिंदगी में कुछ ठहराव सा आने लगा। जावेद काम पर जाता और काजल घर का काम संभालती। दोनों एक ही छत के नीचे रहते, मगर दिलों में कोई नियत गलत नहीं थी। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। एक दिन काजल की तबीयत बहुत खराब हो गई। जावेद ने उसकी खूब सेवा की, दवा लाया, उसके सिर पर हाथ रखा, खाना बनाया, उसके कपड़े धोए, मगर सारे पैसे दवा में खत्म हो गए, और अब किराया देने के लिए कुछ नहीं बचा। मकान मालिक बहुत नाराज होकर आया और कहा कि आज ही ये घर खाली करना पड़ेगा। जावेद ने बड़ी मिन्नतें की। बोला, थोड़े दिन की मोहलत दे दो, मगर मकान मालिक नहीं माना। अब जावेद रात भर जागकर काजल की देखभाल करता, गर्म पानी करता, उसकी तकलीफ कम करने की हर कोशिश करता। धीरे धीरे काजल की तबीयत ठीक होने लगी, मगर अब घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। एक दिन काजल ने जावेद से कहा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। जावेद ने कहा, तुम बेहिचक कह सकती हो, तुम्हारा हर लफ्ज मेरे लिए मायने रखता है। काजल ने कहा, पास के गांव में मेरा पुराना घर है, चलिए वहीं चलते हैं। फिर दोनों उस पुराने टूटे घर में पहुंच गए, जहां सिर्फ दीवारें थीं। मगर अब एक नई उम्मीद थी। कुछ दिन में काजल पूरी तरह से ठीक हो गई, और जावेद गांव में मजदूरी करने लगा। एक दिन दो औरतें घर आईं और बोलीं, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। हमारा बेटा नौकरी करता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर रहेगा, तू खुश रहेगी, तुझे सुकून मिलेगा। दूर खड़ा जावेद यह सब सुनकर चुपचाप हो गया। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। उसे लगा अब काजल की जिंदगी में उसकी जगह नहीं रही।
उसने चुपचाप अंदर जाकर थैले में अपने कपड़े भरने शुरू कर दिए। काजल ये सब देख रही थी। फिर उसने उन औरतों से कहा, आप इनको जानती हैं जो सामने खड़े हैं। उन औरतों ने कहा, नहीं, हम इन्हें नहीं जानते। हम तो तुम्हें और तुम्हारे बाप को जानते हैं। अब तू अकेली रह गई है तो सोचा तेरा रिश्ता कर दें। काजल ने गहरी सांस ली और बोली, ये मेरा घर है, किराए का नहीं है। और ये जो खड़े हैं, ये मेरे पति हैं। मैं इनकी बीवी हूं और मुझे दुनिया में इनसे बेहतर कोई नहीं लगता। उन औरतों ने हैरानी से पूछा, ये बूढ़ा आदमी और तू इतने फर्क की उम्र। मगर काजल ने डांटते हुए कहा, देखो आंटी, दायरे में बात करो। ये मेरे शौहर हैं। जैसे भी हैं मुझे पसंद हैं और आपकी तरह का लड़का बहुत मिलेगा। आपको अब आप जा सकती हैं। औरतें वहां से चली गईं। जावेद ने पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा पति हूं और नाराज क्यों हुई? औरतों ने जो कहा वो सही ही था। तुम अभी जवान हो और मैं एक अधेड़ आदमी हूं। काजल ने कहा, मैंने जब तुम्हारे साथ रहना मंजूर किया तभी तय कर लिया था कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। मगर आपने कभी कुछ बोला ही नहीं, ना ही कभी मुझसे कुछ साझा किया। लेकिन अब मैं न कोई सफाई दूंगी न सुनूंगी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली और काजल अब उस आदमी की बीवी बन गई जिसे उसने अपनी आत्मा से अपनाया था। और जावेद को वो पत्नी मिली जो उसके हर जख्म पर मरहम बन गई। अब दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर दोनों के पास एक दूसरे का साथ था, सच्चा रिश्ता था और सबसे जरूरी इज्जत और भरोसा था। काजल अब हर सुबह खुद को महफूज महसूस करती थी और जावेद हर दिन उसका शुक्र अदा करता था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।